हेलो एवरीवन। सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और साथियों, आज का लेक्चर है यूजीसी नेट जेआरएफ, विषय है सोशलॉजी। हल प्रश्न पत्र दिसंबर 2014 का आपके सामने लेकर के आए। लेक्चर सेकंड है, क्योंकि दिसंबर वाला एक पेपर आपका डिस्कस हो चुका है, इसलिए ये सेकंड पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करें। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा तो उसका लिंक हमने जो है प्ले लिस्ट में नीचे दिया हुआ है, वहाँ जा के आप उसको देख सकते हैं आसानी से। और सभी लोग सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें। चलिए प्रश्न नंबर पहला है आपके सामने स्क्रीन पर। किसने निर्जाति केंद्रिता की संकल्पना का प्रतिपादन किया है? ए है W.G. समनर ने, बी है जे एंड्रोनो ने, सी है मैक्स वेबर और डी है इमैनुअल वाटरस्टोन स्टीन है। पहला राइट आंसर हो जाएगा इसका W.G. समनर साहब ने किया था इसका प्रयोग। इनकी पुस्तक है फॉल्कवेज, 1906 में पुस्तक प्रकाशित हुई। बहुत ही फेमस पुस्तक है इनकी, समनर साहब की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, कूट लेखन भी है। सूची फर्स्ट में रामकृष्ण मुखर्जी, ये इनकी पुस्तक कौन सी है? इनका संबंधित हो जाएगा आपका ए का जाएगा दूसरे से, सोशोलॉजी ऑफ इंडियन सोशोलॉजी। और योगेंद्र सिंह कौन बात करते हैं? योगेंद्र सिंह क्या बात करते हैं? ये आइडियोलॉजी की बात करते थे योगेंद्र सिंह। तो बी का ए में है आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशोलॉजी। और सी में आपका D.N. धनगड़े, ये बात करते हैं थीम्स एंड पर्सनल पर्सपेक्टिव को, इसका 4 जाएगा। और डी का आपका सी जाएगा। राइट आंसर कूट लेखन के हिसाब से क्या शो कर रहा है? राइट आंसर आपका सी में ही सब आंसर क्लियर हो रहे हैं, इसलिए सी राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का। और चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर स्क्रीन पर। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा। भारत में शिक्षा के निजीकरण के कारण निम्नलिखित विशेषताओं में से क्या उभर कर सामने आया है? प्रश्न नंबर तीसरा है, ए है पहला है ग्राम स्तर पर निजी विद्यालयों का खुलना, बी है बाजार अनुसंधान का सामने आना, सी है तीसरा है शैक्षिक संस्थाओं में तेजी से वृद्धि, और चौथा है गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति का प्रावधान। नीचे आपका कूट लेखन दिया हुआ है। ए है पहला तीसरा चौथा, बी है पहला दूसरा चौथा, और सी आपका पहला दूसरा तीसरा, डी में है दूसरा तीसरा चौथा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, पहला दूसरा तीसरा, तीनों राइट आंसर हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर। मिशेल फूको की प्रवृत्ति के मूल निम्नलिखित में से कौन से विचार हैं? पहला है जियोनोलॉजी ऑफ पावर, दूसरा है माइक्रो पॉलिटिक्स ऑफ पावर, तीसरा है आइडियोलॉजी ऑफ नॉलेज, और चौथा है पावर एट द सोसाइटियल लेवल। नीचे आपका कूट लेखन दिया हुआ है। पहले में पहला और दूसरा, बी में आपका दूसरा और तीसरा, सी में पहला और तीसरा, डी में दूसरा और चौथा। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, पहला और तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा। ठीक है, जियोनोलॉजी ऑफ पावर, आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने। प्रश्न नंबर 5 पूछ रहा, मार्क्स के चिंतन में संशोधन और पुनर्मुखीकरण करके नए सिद्धांत बनाए जाने को कहते हैं। ए है नव मार्क्सवादी सिद्धांत, बी है उत्तर मार्क्सवादी सिद्धांत, और सी आपका पूर्व मार्क्सवादी सिद्धांत, डी है मार्क्स के सिद्धांत की समालोचना। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने प्रश्न है स्क्रीन पर। राइट आंसर है इसका नव मार्क्सवादी सिद्धांत हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा 5 का। क्योंकि मार्क्स के चिंतन में संशोधन और पुनर्मुखीकरण करके नए सिद्धांत यानी कि नव मार्क्सवादी का निर्माण हुआ था। नव मार्क्सवादी परंपरागत मार्क्सवादी चिंतन में एक मोड़ का संकेत देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर 6 अशोधित जन्म दर यानी कि CBR का नामकरण इस कारणवश हुआ है क्योंकि इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। ए है जनांकीय संक्रमण को, बी है मृत्यु दर का, सी है जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना का, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का कोई महत्व नहीं दिया जाता है CBR जन्म दर में। और नेक्स्ट प्रश्न है 7 एथनिक प्लूरलिटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ए R.A. सेमरहॉर्न, बी है M.N. श्रीनिवास, सी है रॉबर्ट बीरस्ट्रीट, और डी है R.A.R. देसाई। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर आपका जाएगा ए R.K. सेमरहॉर्न को जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये प्लूरलिटी इंडिया पुस्तक के लेखक ही R.A. सेमरहॉर्न ही थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपके सामने प्रश्न नंबर 8 में स्क्रीन पर है।
और कूटलेखन में दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले मिलान कर लेते हैं। एक आपका व्यवहारिक तार्किकता की बात क्या करता है, ये आपका एक आ जाएगा आपका। दूसरे शुभ में तो जाएगा व्यक्ति के व्यवहारवादी और अहंगवादी इरादों के। और बी में सैद्धांतिक तार्किक की बात करते हैं, आपके तार्किक से संबंधित हो जाएगा तार्किकता वाला प्रश्न, तो आपका बी का ए में कोरिलेटेड हो रहा है। और सी है मौलिक तार्किकता, ये आपका व्यवहार में कोरिलेटेड हो क्योंकि मौलिक व्यवहार की ही बात करता है। सी का आपका चौथा जाएगा। और औपचारिक इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका साधन हो जाएगा। ठीक है, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, अगर आप कूटलेखन के हिसाब से पहले का दूसरा, दूसरे का और तीसरे का चौथा, डी का तीसरा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा कूटलेखन के हिसाब से। सही मिलान ये दिया हुआ देख सकते हैं आप। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर स्क्रीन पर। नारीवाद ज्ञानवाद ऐसी अवधारणा है जो सिद्धांत पर आधारित है। ए है समाजशास्त्र और नवीन शास्त्र के बीच अंतर। बी है व्यवसाय का नारीवादीकरण। और सी है यौनात्मकता। और डी है भावनात्मक संबंधों पर बल देते हुए महिला के अपने अनुभव और स्थान का प्रतिबंध। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, क्योंकि नारीवाद ज्ञान केंद्र एक ऐसी अवधारणा है जो भावनात्मक संबंधों पर बल देते हुए महिला के अपने अनुभव और स्थान का प्रतिबिंब सिद्धांत पर आधारित है। और ज्ञान महिलावादी आंदोलन के इतिहास में की शुरुआत मूल फ्रांस की क्रांति के आदेश में छिपी हुई थी। और नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर। रिहा किए गए कैदियों के सफल पुनर्वास के लिए कौन सा प्रासंगिक नहीं है। पहला है विधि के अनुसार तुरंत जमानत दी जानी चाहिए। दूसरा है सुनवाई में तेज़ी लाई जाए। और सी है परिवीक्षा की अनुमति दी जानी चाहिए। और डी है आपका जेल में किए जाने वाले कार्यक्रम को रोक दिया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा इसका, बिल्कुल राइट आंसर है इसका डी, जेल में किए जाने वाले कार्यक्रम को रोक देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने 11। संस्कृतिकरण की अवधारणा में प्रभु जाति की अवधारणा को शामिल कर श्रीनिवास ने क्या कहा था। ये है संस्कृति के राजनीति रीति रिवाज को साधनों की अपेक्षा करने। बी है धर्मनिरपेक्ष कारकों पर अधिक बल देना। सी है संस्कृति के पवित्र तथा धर्मनिरपेक्ष दोनों ही कारकों को सम्मिलित करके सांस्कृतिक शब्द के अर्थ को व्यापक बनाते हैं। और डी आपका परंपरागत ग्रामीण संरचना पर पश्चिमी प्रभाव के कारणों को सम्मिलित करते हैं। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, संस्कृति के पवित्र तथा निरपेक्ष दोनों को। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न नंबर 12। सूची नहीं, इसमें मिलान करना है अभिकथन और कारण का प्रश्न। अभिकथन कह रहा है ये धार्मिक बहुलवाद एक अभिज्ञेय और विनियम व्यवहार है। तर्क कह रहा है यह विशेष वर्ग के लोगों से संबंधित है तथा कतिपय चित्रों, प्रतीकों, अनुष्ठानों और मिथकों के माध्यम से व्यक्त होता है। कूटलेखन है। ए है ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहा है ए सही है, आर गलत है। डी कह रहा है आर ए गलत है, आर सही है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अभिकथन और तर्क दोनों राइट आंसर हैं आपके। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 स्क्रीन पर। पूछ रहा किसने यह तर्क दिया है कि भारतीय समाज में परिवर्तन का अध्ययन भी इसकी गहन परंपराओं के अध्ययन द्वारा किया जाना चाहिए। ए है ए के शरण। बी है डी पी मुखर्जी। सी है ए आर देसाई। और डी है एम एन श्रीनिवास। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, डी पी मुखर्जी को जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है डायवर्सिटी में इन्होंने वर्णन किया था भारतीय समाज के परिवर्तन का। और नेक्स्ट प्रश्न है 14। झुग्गियों के मुख्यतः निवास करते हैं, क्या निवास करते हैं। ए संगठित क्षेत्र के लोग। बी है असंगठित क्षेत्रों के लोग। और सी है तीसरा आपका सेवा क्षेत्र के लोग। और चौथा है वृद्ध लोग। कूटलेखन है। पहला ए कह रहा है पहला और चौथा सही है। बी कह रहा है दूसरा और तीसरा सही है। सी कह रहा है दूसरा और तीसरा सही है। डी कह रहा है तीसरा और चौथा सही है। प्रश्न नंबर 14 राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि दूसरा और तीसरा राइट आंसर है। असंगठित क्षेत्र के लोग और सेवा क्षेत्र के लोग निवास करते हैं जो झोपड़ी में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 15 स्क्रीन पर। अभिकथन और तर्क आपके सामने हैं। अभिकथन कह रहा है बांध और खान जैसी बृहद परंपराओं का सीमांत लोगों द्वारा विरोध किया जाता है क्योंकि पुनर्वास कार्यक्रमों की योजना यथार्थवादी नहीं होती है। तर्क कह रहा है पुनर्वास कार्यक्रमों में केवल भूमि का मुआवजा शामिल होता है जो आंशिक है। कूटलेखन है। ए गलत है और आर सही है। बी कह रहा है ए सही है, आर गलत है। सी कह रहा है
ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। डी कह रहा है ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अभिकथन और तर्क आपके दोनों राइट आंसर हैं, दोनों व्याख्या कर रहे हैं एक दूसरे की। नेक्स्ट प्रश्न है 16। किस पुस्तक के प्रकाशन को 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं? आधुनिकीकरण के अध्ययन में योगदान दिया करने वाला वर्ष कौन सा है? ए है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, बी है कास्ट क्लास एंड पावर, सी है विलेज इंडिया, डी है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर है इसका सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया हो जाएगा। ये एम एन श्रीनिवास के जो 2013 में इसको 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं इस पुस्तक को। नेक्स्ट प्रश्न है 17। भारत में राष्ट्र निर्माण के पथ में निम्नलिखित में से कौन सी बाधा है? पहला है श्रेणीबद्ध सामाजिक व्यवस्था, दूसरा है बी आपका आर्थिक असमानताएं, सी है ए और बी दोनों, डी है पश्चिम शिक्षा प्राप्त नेतृत्व। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 18। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में रचनाएं और सूची सेकंड में लेखक हैं। पहला ए मॉडर्निज्म एंड सिविलाइजेशन और बी में आपका कैपिटलिज्म एंड इंडियन सोशल थ्योरी। ये पुस्तकें किसकी हैं? तो चलिए मिलान की बात कर लेते हैं, मिलान देखते हैं। पहली पुस्तक मॉडर्निज्म एंड इंडियन सिविलाइजेशन की बात कौन करता है? आपका माइकल फूको बात करते हैं, ए का दूसरा जाएगा। और बी की पुस्तक आपकी एंथोनी गिडिंग्स की ये पुस्तक कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी। और सी है राइटिंग एंड डिफरेंट, आपका डेविड साहब बात करते हैं, सभी लोग जानते हैं। सी का ए जाएगा और डी का आपका दूसरा जाएगा माइकल फूको। राइट आंसर कूट लिखने के हिसाब से सी शो कर रहा है, देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न 19। निम्नलिखित में से किसने हर्वल के घटना विज्ञान के दृष्टिकोण को आलोचनात्मक विनियोग प्रस्तुत किया है? ए अल्फ्रेड शूट्स और बी है पीटर बर्गर, सी है लकमान और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्फ्रेड शूट्स आपको जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि यही एक थे नव प्रघटनावाद के जन्मदाता माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 20। जनसंख्या सूची स्तंभ यानी कि पॉपुलेशन पिरामिड मूल रूप से समझाते हैं? ए है दी गई जनसंख्या का आकाशीय वितरण, बी है दी गई जनसंख्या का जनसांख्यिकीय दर और सी है दी गई जनसंख्या की आयु लिंग संरचना, डी है दी गई जनसंख्या की वृद्धि दर। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर इसका दी गई जनसंख्या की आयु लिंग संरचना, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट प्रश्न है 21। किसने धर्म का सामाजिक सत्य पुस्तक में यह कहा है कि समाजशास्त्रियों को एक प्रविधिपरक नास्तिक रवैया अपनाना चाहिए और यह चर्चा करने की कोशिश करनी चाहिए कि धर्म सामाजिक संरचना से अधिक कुछ नहीं है? ए है पीटर बर्गर, बी है अल्फ्रेड शूट्स और सी है लकमान, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पीटर बर्गर को जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि उन्होंने धर्म का समाजशास्त्र सत्य में पुस्तक में इन्होंने वर्णन किया था पीटर बर्गर साहब ने। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 22। भारत में समाजशास्त्र के अभ्युदय के सामाजिक पृष्ठभूमि का पता लगाएं। पहला है भारत में सामाजिक विचार की विरासत, दूसरा है ब्रिटिश शासन के आगमन पर भारतीय सामाजिक आर्थिक स्थिति, तीसरा है औद्योगिक क्रांति, चौथा आपका भारतीय समाज की पश्चिमी समझ के बारे में भारतीय मशीनियों की बौद्धिक प्रकृति। प्रश्न नंबर 22 क्या शो कर रहा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा और चौथा। इसमें औद्योगिक क्रांति का कोई महत्व नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 22-23 है। वैज्ञानिक ज्ञान के किस रूप यानी कि रूपों की पहचान जे हैबरमास ने अपनी कार्यों में किया है? पहले इनके कार्य अनुभवपरक यानी कि विश्लेषणपरक है और दूसरी है शब्दार्थ मीमांसा, तीसरे आलोचनात्मक और मुक्तिपरक, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। कूट लेखन आपके सामने है। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने प्रश्न, राइट आंसर है इसका ये हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा राइट आंसर है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 24। भारतीय गांव ने इस कारण से अपनी आत्मनिर्भरता खो दी है। पहला है हरित क्रांति का प्रभाव, दूसरा है यजमानी प्रथा का समाप्त होना, तीसरा है शहर के बाहरी हिस्से में रहने वाले समव्यवहार और चौथा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा?
बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त तो सभी होते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर 25, जब दंपत्ति कानूनी रूप से अलग अलग घर में रहने लगे किंतु अब पुनर्विवाह करने को स्वतंत्र ना हो तो इसको क्या कहा जाता है? ए है न्यायिक विच्छेद, बी है तलाक, और सी है परित्याग, डी है दाम्पत्य का वैवाहिक समापन। 25 का अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, न्यायिक विच्छेद कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यायिक विच्छेद की अज्ञानता प्राप्ति कर लेने के बाद ही याची प्रस्तुतदाता के साथ सहवास करने के दायित्व से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 26, किसने कहा कि ग्रामीण समाज में विभाजन का कारण जड़ जोरी और ज़मीन है? ये है ऑस्कर लेविस ने, बी है लुइस ड्यूमा ने, सी है लुइस बर्थ ने, और डी आपका AR देसाई। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर जड़ जोरी ज़मीन की बात करते हैं आपके ऑस्कर लेविस बात करते हैं। गरीब की संस्कृति की अवधारणा इन्हीं ने दी थी। नेक्स्ट प्रश्न 27, कॉन्सेप्सेज ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक के लेखक कौन से? कॉन्सेप्रेशन, ए जोर्नेट हैबरमास, बी है एंथोनी गिडिंग, सी है डेरिडेट साहब, और डी आपका मिशेल फूको, माइकल फूको हैं। 27 का राइट आंसर आपका हैबरमास को जाएगा। इन्हीं की पुस्तक है कॉन्सेप्सेज ऑफ मॉडर्निटी, ये ब्रिटेन के थे हैबरमास। नेक्स्ट प्रश्न है 28, बहुराष्ट्रीय निगमों और सूचियों प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास के कारण भारत में निम्न में से किस प्रकार के परिवार का उदय हो रहा है? ए है दो नाभिकीय परिवार का, बी है एकल परिवार का, सी है संयुक्त परिवार का, डी है विस्तृत परिवार का। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर है इसका ए हो जाएगा, दो नगरीय परिवार का विकास हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है 29, स्क्रीन पर आपके सामने अवधारणा और लेखक हैं। पहली अवधारणा है जीवन शैली के रूप में शहरवाद की अवधारणा, ये किससे संबंधित है? एल बार्थ ने दिया था, पहले का दूसरा जाएगा। और बी में लोक शहरी सातत्यक, ये आपका रेडफील्ड बात करते हैं, बी का सी हो जाएगा। और सी है बहुल बृहत परंपराएं, ये आपका मिल्टन सिंगर बात करते हैं, सी का चौथा जाएगा। गरीब की संस्कृति और उसका लेबस बात करते हैं, राइट आंसर कोड लेखन के हिसाब से ए हो जाएगा। क्लियर है? सही मेरा नहीं दिया हुआ देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है 30, अभिकथन और तर्क है। अभिकथन कह रहा है भारतीय शिक्षा निजी को अपने नागरिकों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने की चुनौती को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। और तर्क कह रहा है शिक्षा की गुणवत्ता अपने नागरिकों को भूमंडलीकरण की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगा। कूट लेखन आपके सामने है। ए है AR दोनों सत्य हैं परंतु RA का सही व्याख्या नहीं है। बी कह रहा है AR दोनों सत्य हैं और RA की सही व्याख्या है। सी कह रहा है A सत्य है किंतु R गलत है। डी कह रहा है A गलत है किंतु R सत्य है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर 30 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। दोनों सही हैं, अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, दोनों व्याख्या कर रहे हैं एक दूसरे की। नेक्स्ट प्रश्न है 31, पहले सूची में दृष्टिकोण है और दूसरी सूची में आपके उद्देश्य दिए हैं। पहली सूची है विकास में महिलाएं, ये बात करते हैं विकास कार्यक्रम की बात करते हैं। विकास कार्यक्रम एक का दूसरा जाएगा विकास कार्यक्रम की पुनर्संरचना। और महिला और विकास की बात क्या करते हैं? ये व्यक्तिगत विकल्प हुआ है, महिला का विकास व्यक्तिगत विकल्प एक का चौथा जाएगा। और लिंग और विकास की बात करते हैं, ये महिला मुक्ति की बात करते हैं, सी का पहला जाएगा। महिला पर्यावरण और विकास, ये आपका सतत विकास से संबंध हो जाएगा। कूट लेखन क्या शो कर रहा है? राइट आंसर कूट लेखन बी शो कर रहा है। सही मिलान आप देख सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 32, समाजशास्त्र के अंतर्गत उस सैद्धांतिक और विश्लेषीकृत दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की जो यथार्थ बोध के निर्माण में लागू सामाजिक संरक्षता और प्रणालियों को स्पष्ट करता है? ए है गॉफमैन, बी है H. गारफिंकल, सी एंथोनी गिडिंग्स और डी है लकमान। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, H. गारफिंकल को जाएगा, क्योंकि ये पहले विचारक थे जिन्होंने जनविधि सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 33, सन्स ऑफ द साइन शब्द को किसने प्रतिपादित किया है? ए है माइरोन बेयर ने, बी है D.J. बॉग ने, सी है M.N. श्रीनिवास ने, डी है A. चंद्रशेखर। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, माइरोन बेगनर ने किया था इसका प्रयोग। इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है जो कि सन
1978 में प्रकाशित हुई थी। सन ऑफ सोलिन मैरिज एंड एथेन कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 34। हमारे देश में 1976 में प्रथम बार भारतीय जनसंख्या नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? ये है डॉक्टर के.एन. श्रीनिवास, बी है डॉक्टर कर्णक सिंह और सी है डॉक्टर सी चंद्रशेखर, डी है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, कर्ण सिंह समिति के द्वारा इसको प्रयोग किया गया था 1976 में। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 35। जे हबरमास की सैद्धांतिक सोच की किस पक्ष की सर्वाधिक आलोचना हुई है? पहला है व्यवस्थाओं में सिद्धांत पर, बी है सामाजिक विकास के विकासात्मक मॉडल पर, तीसरा आपका सैद्धांतिक की उसकी अधिक अमूर्त प्रकृति पर, चौथा उपयुक्त सभी। राइट आंसर 35 का क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि चौथा भी कह सकते हैं इसको। सभी राइट आंसर सत्य हैं आपके। और नेक्स्ट प्रश्न है 36। भारत में घटती स्त्री लिंग अनुपात का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? ए है लिंग भूमिका रूढ़ीकरण तथा परंपरागत भूमिका अपेक्षा, बी है आपका दहेज प्रथा, बालिकाओं के साथ भेदभाव का प्रचलन, और सी है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में महिला कारागारों का पलायन, और डी आपका लिंग चयन के आधार पर गर्भपात आपका कूटलेखन के हिसाब से। इसका राइट आंसर 36 का सी हो जाएगा। कूटलेखन इसमें नहीं है, इसमें आपका कूटलेखन दिया हुआ 37 में। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग पूर्वोत्तर क्षेत्र में नस्लीय संघर्षों को योगदान देता है? पहला है एकीकृत के साथ असंख्य आदिवासी समूह, बी है पड़ोस देश में आप्रवास, और सी है आपका विकास की कमी तथा असुरक्षा की भावना, और चौथा डी है आरक्षण का तथा अज्ञात। कूटलेखन आपके सामने है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका बी शो कर रहा है, यानी कि बी और सी आपका राइट आंसर है, पड़ोस देश में आप्रवास और विकास की कमी तथा असुरक्षा की भावना। इसको सर्वप्रथम 1966-67 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है श्वेत प्लेट अर्थ का नारा कहाँ हुआ था, कहाँ से आया? ए है रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन से, बी है कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन, और सी है जकार्ता शिखर सम्मेलन, डी है तेहरान शिखर सम्मेलन। ये सभी लोग इसका आंसर राइट ही बताएंगे, क्योंकि राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, रियो पृथ्वी सम्मेलन से होगा, जो कि 1992 रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 39। सूची फर्स्ट सूची सेकंड है। सूची फर्स्ट में कल्चर एंथ्रोपोलॉजी की बात कौन करते हैं? ये आपकी बात करते हैं एन के बॉस बात करते हैं। ए का आपका तीसरा जाएगा, और बी है होमो हायरार्की, लुइस ड्यूमा ने दिया था, बी का ए हो जाएगा, और सी है एनालिसिस ऑफ कास्ट की बात कौन करते हैं? सभी लोग जानते हैं आपके एनालिसिस ऑफ कास्ट की बात करते हैं आपके। और पाँचवा जाएगा बी आर अम्बेडकर, और डाइवर्सिटी की बात कौन करते हैं? मुखर्जी साहब बात करते हैं आपके। इसमें आपका एम के बॉस और ये इनका कोई योगदान नहीं है, एम के बॉस का ही योगदान नहीं है। राइट आंसर कूटलेखन का आपसे क्या हो जाएगा? राइट आंसर का डी हो जाएगा। और इस सेशन का ही लास्ट प्रश्न रहेगा, इसमें 100 प्रश्न ही रहेंगे, आगे ये प्रश्न हम डिस्कस करेंगे बाका है। नेक्स्ट प्रश्न है एंथोनी गिडेंस के स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत में प्राथमिकता किसको दी गई है? ए है संरचना को, बी है एंथोनी को संरचना, और बी है एजेंसी, सी है संरचना एवं एजेंसी दोनों, और डी है ना संरचना एजेंसी कोई नहीं है। एंथोनी गिडेंस का प्रश्न राइट आंसर 40 का दोनों हो जाएगा। संरचना और एजेंसी को दोनों को ये महत्व देते हैं। और आई होप ये आपका दिसंबर का पेपर डिस्कस हो चुका है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जून 2015 का लेकर के आएंगे आपके सामने। और अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।